पिछले वीडियो में हमने कैलकोलिथिक एज को इंट्रोड्यूस किया था। हमने कैलकोलिथिक एज की शुरुआत देखी थी, और जो कैलकोलिथिक कल्चर है उसको भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था: प्री हड़प्पन, कॉन्टेम्परेरी ऑफ हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन कैलकोलिथिक कल्चर्स। टाइमलाइन भी हमने देखा था कि लगभग 3500 BCE से कैलकोलिथिक एज की शुरुआत हुई, और अर्ली कैलकोलिथिक कल्चर्स राजस्थान, मालवा, नॉर्दर्न दक्कन एंड इनफैक्ट इन नॉर्थ वेस्ट also Calcolithic cultures started to take shape in these regions initially, but gradually Calcolithic cultures spread to other regions, as we have already seen in Neolithic context that some Neolithic cultures started using copper tools, and these cultures were characterized as Neolithic Chalcolithic. So Chalcolithic cultures started to spread in southern India, in eastern India, in northern India, in northwestern India, in central India. So all over the subcontinent started using Chalcolithic cultures, and in one form or another these became Chalcolithic cultures. हमने कल्चर ये भी देखा था कि जो कल्चर की नाम दी जाती है तो उसमें हम 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले तो जिस साइट पे पहले एक पर्टिकुलर टाइप की कल्चर मिली है, डिस्कवर हुई है, तो उस साइट के नाम पे ही हम कल्चर का नाम देते हैं, या फिर उस जोन या उस रीजन के नाम पे कल्चर का नाम देते हैं। जैसे हम देखते हैं आहर कल्चर या मालवा कल्चर। सो आहर एक साइट है, मालवा एक रीजन है। सिमिलरली डिस्टिंक्ट पॉटरीज स्टाइल के भी बेसिस पे हम कल्चर का नाम देते हैं। जैसे हम देखते हैं मालवा वेयर या OCP कल्चर, PGW कल्चर, NBPW कल्चर, तो ये सभी पॉटरीज के बेसिस पे कल्चर के नेम्स हैं। फिर हमने देखा था कि प्री हड़प्पन कल्चर में कुछ कल्चर्स हैं, जैसे गानेश्वर जोधपुरा कल्चर और आहर बानस कल्चर, ये सभी राजस्थान में है। फिर कायथा कल्चर मालवा में, और सवालदा कल्चर वेस्टर्न दक्कन में है। फिर पोस्ट हड़प्पन कल्चर में हम देखेंगे आगे मालवा कल्चर है, जॉर्वे कल्चर है, OCP, PGW, कॉपर होड एंड लेट हड़प्पन कैलकोलिथिक कल्चर्स, जिसके बारे में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद इस पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम प्री हड़प्पन कल्चर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, और साथ ही जो अर्ली हड़प्पन कल्चर्स हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में इमर्ज हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे, उनके ऊपर आज बात करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं प्री हड़प्पन कल्चर से। प्री हड़प्पन कल्चर या अर्ली कैलकोलिथिक कल्चर्स। तो अर्ली कैलकोलिथिक कल्चर में सबसे पहले देखो, कैलकोलिथिक एज का मतलब होता है कि कॉपर स्टोन एज। इसका मतलब है कि वैसे रीजन्स जहाँ पे कॉपर इजीली अवेलेबल है वहाँ पे लॉजिकली कैलकोलिथिक एज की शुरुआत होनी चाहिए। और यही चीज हम देखते भी हैं, जैसे राजस्थान में खेतरी माइंस हैं, कॉपर, वहाँ पे कॉपर के ओर्स इजीली अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि मेटल में या मेटलर्जी में एक्सपेरिमेंटेशन होने लगी थी 4th मिलेनियम BCE से, एंड दिस region started using copper as tools and implements, and the first settlement, the village settlement and in these regions is Chalcolithic, not Neolithic. These regions did not use polished stone tools, rather they used copper tools for agriculture and day-to-day activities. So पहली कल्चर जो हम देखते हैं अर्ली कैलकोलिथिक कल्चर में, वो है गानेश्वर जोधपुरा कल्चर। गानेश्वर जोधपुरा कल्चर राजस्थान में हम देखते हैं, यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान में गानेश्वर जोधपुरा कल्चर हमें डेवलप होती दिखी। और वहीं दूसरी कल्चर है जो साउथ ईस्ट राजस्थान में है, वो है आहर बानस कल्चर। बानस रिवर आप देख सकते हैं यहाँ पे, चंबल रिवर भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो रीजन है, ये रिवर्स के किनारे बसे हुए शहर हैं।
या रिवर वैलीज में ये जो साइट्स हैं ये इस्टेब्लिश्ड हैं, ये कल्चर्स डेवलप हुए हैं। तो आहर बानस कल्चर यहाँ पे ये जो रीजन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, और फर्टाइल अगर होगी तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी काफ़ी ज़्यादा होगी। एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होगी तो ये साइट्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। और ये चीज़ आप यहाँ पे जो राइट साइड में आप मैप देख रहे हैं, ये आहर बानस कल्चर में आप देख सकते हैं कि कितनी साइट्स कितनी कॉन्सेंट्रेटेड हैं। कई सारे सेटलमेंट्स हैं जो कैलकोलिथिक कल्चर के रूप में उभर के आई है। वही जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो साइट्स हैं ये आपको दूर दूर नजर आएंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेटलमेंट्स उतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, यहाँ पे डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। हालांकि मैप में ये जो डिस्पर्स सेटलमेंट वाली रीजन है ये गानेश्वर जोधपुरा की नहीं है। गानेश्वर जोधपुरा और भी आगे आपको दिखने को मिलेंगे जब आप और भी फर्दर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो इस मैप में ये चीज़ कवर नहीं है। पर कंपैरिजन के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे आहर बानस कल्चर है वहाँ पे कितनी साइट्स कितनी कॉन्सेंट्रेटेड है और बाकी जगह पे उतनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो इसका मतलब है कि आहर बानस कल्चर एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेटिव कल्चर के रूप में उभर के आई, और वो पॉसिबल हो सका क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चरल सरप्लस, यहाँ पे एग्रीकल्चर की संभावना काफी ज्यादा थी। तो ये दो कल्चर्स हैं राजस्थान में, गानेश्वर जोधपुरा और आहर बानस कल्चर। नाउ गानेश्वर क्या इन दोनों कल्चर्स की क्या खास बात है? What are the characteristic features of these cultures? So first, these regions are settled village community. These regions are settled village communities. इनफैक्ट हम जब भी किसी रीजन की बात करेंगे अब वो सेटल्ड विलेज कम्युनिटीज ही होंगी। डिफर करती हैं हाउस स्ट्रक्चर से। न्यूलिथिक में हमने देखा था कि वेटल एंड डॉब हाउसेज हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ज्यादातर मड ब्रिक हाउस देखने को मिलते हैं। मड ब्रिक हाउसेज विथ स्टोन पेवमेंट्स या स्टोन फाउंडेशन, स्टोन पेवमेंट्स। तो सरफेस स्टोन की रहती थी, जो फाउंडेशन है वो स्टोन की होती थी। तो या तो बड़े स्टोन्स होंगे या यहाँ पे इसके रबल्स होंगे। कहीं कहीं ये जो फाउंडेशन है, बेस है, फ्लोर है, वो प्लास्टर्ड भी हुआ करती थी। ये प्लास्टर्ड बेस भी कभी कभी हमें देखने को मिलती है। और ये जो हाउस है, जो वॉल्स हैं, वो मड ब्रिक हाउस हैं, मड ब्रिक हाउस। फिर हम टूल्स टाइप्स में देखते हैं तो यहाँ पे हम माइक्रोलिथ्स काफ़ी ज़्यादा एबंडेंस में हम माइक्रोलिथ्स को देखते हैं, और साथ ही हम यहाँ पे कॉपर के भी टूल्स देखते हैं, कॉपर टूल्स भी देखते हैं। पॉटरी में हालांकि देखो, पॉटरी के बेसिस पे हम कल्चर को डिस्टिंग्विश करते हैं, और इनफैक्ट गानेश्वर जोधपुरा और आहर बानस राजस्थान में ही ये रीजन्स हैं, बट ये दोनों डिस्टिंक्ट कल्चर्स हैं, और वो डिस्टिंक्टिवनेस हमें पॉटरीज के बेसिस पे भी देखने को मिलती हैं। सो पॉटरीज की जो कैरेक्टरिस्टिक हम पहले देख लेते हैं, तो ये व्हील टर्न्ड पॉटरीज हैं, ये व्हील मेड पॉटरीज हैं, यानी कि एक पहिए पे जो चाक जिसको बोलते हैं, उस चाक पे व्हील पे इन पॉटरीज को बनाया जाता था। एंड दीज पॉटरीज हैड many varieties of pottery, various shapes, various colors, various patterns and designs. तो मेनी वेराइटीज, एक तो हमें सिंपल प्लेन भी पॉटरी दिखती है, सिंपल या प्लेन पॉटरीज, और ये जो सिंपल प्लेन पॉटरीज है ये ज्यादातर रेड या ऑरेंज कलर की होती थी। फिर हम एक पॉटरीज देखते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। ये जो ब्लैक एंड रेड वेयर है ये डिस्टिंक्ट पॉटरी है आहर बानस की, ये आहर बानस की डिस्टिंक्ट पॉटरीज है। और सिंपल रेड और ऑरेंज वेयर
गानेश्वर जोधपुरा की डिस्टिंक्ट पॉटरी है। फिर हम एक तरह की पॉटरी देखते हैं, रिजर्व्ड स्लिपवेयर। रिजर्व्ड स्लिपवेयर और रिजर्व्ड स्लिपवेयर हमें हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलती हैं, जो कि हमें इस ओर इशारा करती है कि ये जो रीजन्स हैं कि गानेश्वर जोधपुरा और आहर बानस कल्चर की हड़प्पन कल्चर के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं। गानेश्वर जोधपुरा में हमें ये रिजर्व्ड स्लिपवेयर देखने को मिलती हैं। रिजर्व्ड स्लिपवेयर देखने को मिलती हैं। रिजर्व्ड स्लिपवेयर क्या होती है, तो इस चीज को हम पहले समझते हैं। देखो, पॉटरीज में जो पेंट की जाती है, उसको डिजाइन्स बनाई जाती हैं, तो दो तरह से डिजाइन्स बनेगी। मान लो ये हमने पॉटरीज बनाई कोई, अब इस पे हम सिंपल पेंट चढ़ा दें, कलर कर दें यूजिंग ब्रश एंड ऑल, चाहे ब्रश या फायरिंग टेक्निक से हम इस पे पेंट कर दें, तो ये सिंपल पेंटेड पॉटरीज हो जाएंगी। अगर हम सिंपली कलर यूज करते हैं, ये हो जाएगी सिंपल कलर्ड पॉटरी। लेकिन अगर हम इस पॉटरीज के ऊपर क्ले और वाटर, क्ले एक तरह की मिट्टी होती है, तो क्ले और वाटर को मिक्स करके एक थिन लेयर तैयार करते हैं, जब वो थिक लेयर भी हो सकती है। तो अगर हम इस पॉटरीज के ऊपर इस चीज को अप्लाई करते हैं, क्ले और वाटर को अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाती है स्लिपवेयर। मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं। अगर पॉटरीज के सरफेस पे ब्रश या किसी भी चीज से सिर्फ कलर अप्लाई करते हैं, तो वो पेंटेड वेयर कहलाती है। लेकिन अगर हम पॉटरीज के सरफेस पे क्ले और वाटर का एक लेप लगाते हैं और इसी लेप में कलर भी अप्लाई करते हैं, फिर इसकी लेप लगाते हैं, तो ये बन जाती है स्लिपवेयर। रिजर्व स्लिपवेयर का मतलब है कि इसी सरफेस के ऊपर हम दो तरह के स्लिप अप्लाई करते हैं या कलर अप्लाई करते हैं। तो नीचे एक तो अंदर वाली कलर होगी जो लाइट कलर होती है, और ऊपर वाली कलर होगी जो डार्क कलर होगी। तो यानी कि डबल स्लिप, इट इज सब्जेक्टेड टू डबल स्लिप एप्लीकेशन, यानी कि इस पे डबल स्लिप अप्लाई की जाती है। एक नीचे वाली कलर जो लाइट कलर और ऊपर वाली कलर डार्क कलर। और इसके बाद जो ऊपर वाली सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस को कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से या किसी दूसरे स्ट्रक्चर, किसी भी चीज से, किसी टूल से हम ऊपर वाले सरफेस पे को हटा करके उसमें डिजाइन क्रिएट करते हैं, चाहे वो ज्योमेट्रिक लाइंस हो, चाहे वो कर्वी लाइंस हो, या किसी भी अलग तरह के डिजाइंस। तो इससे जो है ना, इसमें क्या होती है, एक कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट आ जाती है। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट क्यों आती है? क्योंकि अब यहाँ पे आपको दो कलर दिखाई देगी, एक डार्क कलर, और जहां जहां डार्क कलर की सरफेस रिमूव की गई है वहां पे अंदर वाली लाइट कलर दिखाई देगी। तो ऐसे पॉटरी स्टाइल को कहते हैं रिजर्व्ड स्लिपवेयर। और ये जो रिजर्व्ड स्लिपवेयर है, ये हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को मिलती है। और सेम पॉटरीज हमें गानेश्वर जोधपुरा से भी देखने को मिली है, विच सजेस्ट दैट गानेश्वर जोधपुरा हैड ट्रेड लिंक्स विथ हड़प्पन कल्चर। सिमिलरली गानेश्वर जोधपुरा में एक डबल स्पाइरल हेड पिंस है, जो बाल में लगाते हैं ना, पिंस, लड़कियां लगाती हैं पिंस। तो डबल स्पाइरल हेड पिंस, ऑब्वियसली ये कॉपर्स के ही थे, तो ये चीज गानेश्वर जोधपुरा में पाई जाती है। और सेम चीज हमें हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में भी हड़प्पन साइट्स पे देखने को मिली है। So this suggests that Ganeshwar Jodhpura had clear trade relations with Harappan cultures.
Similarly, Ahar culture or Ahar Banas culture, these are the same culture. Sometimes it is also called Balathal culture. See, जो आहर कल्चर है वो उदयपुर के पास है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। तो उदयपुर के पास ये एक आहर बानस कल्चर है। तो आहर एक इम्पॉर्टेंट साइट है, फिर बलाथल भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है, और गिलुंद भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है। खास बात है आहर कल्चर की कि यहाँ पे हमें जो बलाथल है और गिलुंद है, यहाँ पे हमें फोर्टिफाइड सेटलमेंट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? फोर्टिफाइड सेटलमेंट। अगर आप लोगों ने पहले से हिस्ट्री पढ़ रखी है, थोड़ी बहुत भी आपको जानकारी होगी, तो आप फोर्टिफाइड सेटलमेंट हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते होंगे कि एक सिटाडेल कॉम्प्लेक्स होती थी जो फोर्टिफाइड होती थी, यानी कि जिसपे चारों ओर दीवार खड़ी की जाती थी, प्रोटेक्टिव वॉल्स खड़ी की जाते थे। तो वो फोर्टिफाइड सेटलमेंट हमें हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट से पहले ही देखने को मिलने लगती है। और ये तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, बट ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट जब हम अर्ली हड़प्पन फेज पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में, तो ये कॉमन फीचर है फोर्टिफाइड सेटलमेंट। तो आहर बानस कल्चर से अर्ली कैलकोलिथिक फेज में हमें फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं। तो ये खास बात है आहर बानस कल्चर की, जो गानेश्वर जोधपुरा में मिसिंग है। ये चीज फोर्टिफाइड सेटलमेंट गानेश्वर जोधपुरा में नहीं है। So on the basis of this also, Ganeshwar Jodhpura and Ahar Banas culture are considered two separate cultures. So the question is, what makes Ahar Banas culture distinct from Ganeshwar Jodhpura culture? So it is quite easy now. So पहले तो हम देखते हैं कि geographical location, ये दोनों दो अलग अलग geographical locations में इमर्ज हुई और ग्रो की geographical location। फिर हम देखते हैं इकोनॉमी के बेसिस पे भी इन दो कल्चर्स को डिस्टिंग्विश की जा सकती है। पॉटरीज स्टाइल के लिए भी ये दो डिस्टिंक्ट कल्चर्स मानी जाती है। देन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्टिफिकेशन ये दो कल्चर्स डिस्टिंक्ट हैं। तो एक तरफ हम अगर गानेश्वर जोधपुरा को लें और आहर बानस कल्चर को दूसरी तरफ ले, तो अब ये चीज मेरे ख्याल से आप लोग इजीली इस चीज को आंसर कर सकते हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशन गानेश्वर जोधपुरा की आपको कहाँ देखने को मिलती है? नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान। आहर बानस कल्चर आपको देखने को मिलेंगी साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। ये जो गानेश्वर जोधपुरा कल्चर है ये अरावली के फुट हिल्स पे है। इट इज सिचुएटेड एट अरावली फुट हिल्स एंड साउथ ईस्टर्न राजस्थान आर अलोंगसाइड रिवर वैलीज। चंबल रिवर देखते हैं, लूनी रिवर और चंबल रिवर देखते हैं, या आप बानस रिवर देखते हैं। तो ये रिवर वैलीज के अलोंग है आहर बानस कल्चर। इकोनॉमी में भी हम देखेंगे तो ये जो गानेश्वर जोधपुरा कल्चर है, तो इट्स इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन ट्रेड इन स्टोन एंड कॉपर टूल्स और आर्टिफैक्ट्स। इट्स इकोनॉमी इज बेस्ड on trade in stone and copper tools, while Ahar Banas culture has mixed economy. Since it is situated near river valleys, so it has agricultural surplus and agricultural products are now traded. Agricultural products along with artifacts and metallurgical products. So economically also Ahar Banas culture is more superior or more advanced than गानेश्वर जोधपुरा कल्चर। और रीजन साफ है क्योंकि गानेश्वर जोधपुरा अरावली फुट हिल्स में है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की ज़्यादा स्कोप नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रेड है वो भी लिमिटेड ही ट्रेड होती है। बट आहर बानस कल्चर
एग्रीकल्चरल सरप्लस है, आर्टिफैक्ट्स हैं, और कॉपर एंड स्टोन टूल्स या स्टोन आर्टिफैक्ट्स, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, इन सब में भी वो ट्रेड करती थी. So naturally, Ahurbanus culture became more advanced, and Ahurbanus culture actually matured during mature phase of Harappan civilization. In pottery style, the distinct pottery type of Ganeshwar Jodhpura. Obviously, it will be well made, and the color is orange to red with incised designs. And the potteries of Ahurbanus, the distinct potteries of Ahurbanus is black and red ware. ब्लैक एंड रेड वेयर. वेयर का मतलब होता है पॉटरी. ब्लैक एंड रेड वेयर विथ लीनियर एंड डॉटेड डिजाइन्स पेंटेड ऑन इन वाइट. यानी कि जो पॉटरीज हैं, मान लो ये पॉटरी की शेप है, या कोई भी शेप हो सकती है पॉटरी की, तो पॉटरी जो है ये ब्लैक एंड रेड वेयर है, यानी कि इस पे ब्लैक भी है, रेड कलर भी है. और इस ब्लैक एंड रेड वेयर पे जो लीनियर डिजाइन्स भी हैं, डॉटेड डिजाइन्स भी हैं, और ये जो डॉटेड या लीनियर डिजाइन्स हैं ये वाइट कलर्स में है. फोर्टिफिकेशन, गानेसर जोधपुरा में हमें किसी भी तरह की फोर्टिफाइड सेटलमेंट नहीं देखने को मिलती है. वहीं आहरबानस कल्चर में हमें फोर्टिफाइड सेटलमेंट देखने को मिलती है बलाथल एंड गिलोंद साइट्स पे. So on the basis of these distinctions, Ahurbanas culture is considered a separate culture from Ganeshwar Jodhpura culture. I hope this distinction is clear to you now. So we will move to our next slide. Okay, now since we have seen that Ahurbanas culture is more sophisticated, more complex and more elaborate, more advanced culture than Ganeshwar Jodhpura, and this Ahurbanas culture has clearly trade relations with Harappan civilization, and this Ahurbanas culture actually progressed along with Harappan civilization, and it is also contemporary with Harappan civilization. Although Ahurbanas culture started before Harappan civilization in the early Harappan phase, and it continued with along with the mature Harappan phase, and it declined with the decline of Harappan civilization. However, the clear relation is yet to be established. There is no clear-cut relation that it depended on Harappan civilization for its prosperity. So Ahurbanas culture की हमें एक कल्चरल सीक्वेंस देखने को मिलती है, जहाँ पे इमर्ज करती हैं, मेच्योर होती हैं, फिर ये डिक्लाइन भी हो जाती हैं. तो इसके जो एस्पेक्ट्स हैं अर्ली फेज से मेच्योर फेज में, तो क्या चेंजेस आई मेच्योर फेज में, उस चीज पे हम एक बार नजर डालते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं सेटलमेंट में. तो शुरुआती जो सेटलमेंट है, जब अर्ली कैलकोलिथिक फेज में थी आहरबानस, तो सेटलमेंट जो थी वो छोटी थी, और यहाँ पे कोई फोर्टिफाइड नहीं थी, किसी तरह की घेराबंदी नहीं थी, किसी तरह की प्रोटेक्टिव वॉल्स नहीं थी. लेकिन जब ये मेच्योर फेज में गई, ये सेंटर साइट्स बड़ी होने लगी, यहाँ पे लोग ज्यादा आने लगे. क्योंकि देखो, जहाँ कल्चर बड़ी होगी, जहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होगी, तो आसपास के रीजन से लोगों का माइग्रेशन भी होता है यहाँ पे. तो ये साइट्स धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और जो विलेजेज हैं वो फोर्टिफाइड विलेजेज हमें देखने को मिलने लगे. साथ ही जो रूम है, हाउस स्ट्रक्चर है, वो भी बड़ी हो रही थी, और जो नंबर ऑफ रूम्स हैं वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी. सो वी सी द मल्टी रूम्ड हाउसेज इन द मैच्योर फेज ऑफ आहरबानस कल्चर. In pottery styles, initial pottery was a simple red ware, and there was the faint beginning of black and red ware. But black and red ware became the distinctive pottery
of mature Harappan phase. Similarly, copper was limited, used limited. There was limited use of copper in early phase, but since specialization advanced, so the use of copper tools and implements clearly increased in the mature phase also. Craft specialization was minimal, and in mature phase it became advanced. Economically, we have seen the agricultural surplus in later phase, which supported craft and trade also. In burial practices, फ्लेक्स्ड इनह्यूमेशन, इनह्यूमेशन मतलब बरियल होता है, आप दफनाते जो है, और फ्लेक्स्ड मतलब होता है कि जो बॉडी होती है उसको बेंड कर दी जाती है, नी के पास से या हिप के पास से बेंड कर दी जाती है। और जो ग्रेव गुड्स हैं वो बहुत ही कम, शुरुआती फेज में ग्रेव गुड्स कम ही मिले हैं हमें, बाद में ग्रेव गुड्स भी इंक्रीज हो गई हैं, और जो फ्लेक्स्ड बरियल्स हैं वो कंटिन्यू की हो रही है, पर साथ में अब एनिमल ऑफरिंग्स भी हमें यहाँ पे ग्रेव गुड्स के साथ देखने को मिलती हैं। Harappan interaction initially it was limited, but later with the advancement of even Harappan culture and Ahar culture, so the trade links became strong. So this is how Harappan Ahar culture matured along with Harappan civilization also. देखो जो Harappan civilization है वो हम आगे पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेकिन जो अर्ली फेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो 3500 से 2600 बीसी मानी जाती है, ठीक है। और यही फेज है जब हमें अर्ली कैलकुलेटिव कल्चर देखने को मिलती है, और इसी टाइम पीरियड में हमें आहर कल्चर भी या गणेशपुर जोधपुरा कल्चर भी देखने को मिलती है। लेकिन 2600 से 1900 के बीच ये जो टाइम पीरियड है ये मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाइम पीरियड है। मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि यहाँ पे अर्बन फीचर्स देखने को मिलती है, और यहाँ पे आहर कल्चर भी मैच्योर हो जाती है। और 1900 ऑनवर्ड्स वी सी द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एज वेल एज आहर बानस सिविलाइजेशन। सो आहर बानस कल्चर एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन had the same beginning, same maturization and same decline. How do we know that this Ahar culture has declined? So we have some archaeological evidences. At this site, the Ahar Banas zones, cultural zone, जो साइज सेटलमेंट्स के साइज एंड नंबर ऑफ सेटलमेंट्स की रिडक्शन हमें देखने को मिलती है। फिर जो बालाथल की फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स हैं उनको अबेंडन कर दी गई। मटेरियल कल्चर जैसे पॉटरीज में क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पॉटरीज और बरियल प्रैक्टिसेस जो मैच्योर फेज में इलेबोरेट थी उसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है। कॉपर आर्टिफैक्ट्स भी कम हम इस फेज में देखने आकर के देखते हैं, जो पर्टिकुलरली 1800 बीसी के बाद, आफ्टर 1800 बीसी कॉपर आर्टिफैक्ट्स में भी हमें गिरावट देखने को मिलती है, और जो हड़प्पन जोन से इंपोर्टेड आइटम्स हैं उसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है। सो इन एविडेंसेस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो आहर बानस कल्चर थी उसकी डिक्लाइन होने लगी थी। और क्या रीजन थे इसके डिक्लाइन होने के? तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो ड्राइनेस है वो एक फैक्टर रही थी, और रिसोर्स पोटेंशियल उस रीजन की भी कम हो सकती है, ये एक पॉसिबल रीजन हो सकती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन आप देखेंगे आगे चल करके कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन भी 1900 बीसी के बाद डिक्लाइन होने लगी थी, तो उसकी वजह से जो भी इसको एडवांटेज मिल रहे थे इस कल्चर को हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिमांड की वजह से और उससे जो ट्रेड लिंक्स की वजह से, वो भी एडवांटेज इनको अब मिलनी बंद हो गई, तो जिसकी वजह से ये भी डिक्लाइन का एक रीजन रहा होगा। और फोर्टिफिकेशंस को कई बार ये इन्फर किया गया है कि ये एक जो कम्युनिटी के बीच स्ट्रगल्स थी, फाइट्स थी, उनकी वजह से फोर्टिफिकेशंस थे, तो ये जो कांस्टेंट स्ट्रगल्स की वजह से हो सकता है कि इस कल्चर की डिक्लाइन हो गई। तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस हैं जो आहर बानस कल्चर के डिक्लाइन के कारण रहे होंगे। तो राजस्थान रीजन में हमने कैलकोलिथिक कल्चर्स देखा, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर और आहर बानस कल्चर।
उसी टाइम पीरियड में इनफैक्ट थोड़ी लेट से 2500 BC के बाद से हमें कुछ और कल्चरल जोन्स देखने को मिलती हैं, और एक कल्चरल जोन हमें मालवा रीजन में देखने को मिलती है। तो ये जो आप रीजन देख रहे हैं, ये सेंट्रल इंडिया में मालवा रीजन है। मालवा रीजन में एक इम्पॉर्टेंट साइट आप देख रहे हैं यहाँ पे, कायथा। एक कायथा साइट, एक कायथा साइट आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस कायथा साइट में या मालवा रीजन में एक कायथा कल्चर निकल के आई। ये जो कायथा है ये उज्जैन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है, इंदौर के पास पड़ती है ये। तो उज्जैन में एक कायथा साइट है, वहां पे कायथा कल्चर निकल के आई मालवा रीजन में। कायथा साइट की या कायथा कल्चर की जो फीचर्स हैं, तो सबसे पहले ये टाइम पीरियड इसकी देखते हैं। तो टाइम पीरियड ये 2400 से 2000 BC तक चलती रही। इनफैक्ट कायथा कल्चर वाज आल्सो ए कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो इट इज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक जो डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ पॉटरी जो कायथा वेयर जिसको कहते हैं, वो डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ पॉटरी है कायथा वेयर। और कायथा वेयर की खास बात क्या है कि इट वाज कायथा वेयर इज ए रेड स्लिप्ड with black painted, red slipped with black painted geometric and linear designs। तो ये कायथा वेयर की एक डिस्टिंक्ट पॉटरी टाइप है। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। इनफैक्ट ये जो रीजन है ये एग्रीकल्चर के लिए भी जानी जाती है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन along with craft activities। So it was, and it also had a trade relation with Harappan site through Gujarat। जो यहाँ पे प्रभास पतन देख रहे हैं, तो ये जो प्रभास पतन है ये भी एक इम्पोर्टेंट अर्ली हड़प्पन कल्चर रही है। तो इसके साथ इसकी ट्रेड रिलेशंस रही थी। और यहाँ पे जो बरियल प्रैक्टिस थी देखी गई है वो फ्लेक्स्ड इनह्यूमेशन या फ्लेक्स्ड बरियल देखी गई। तो ये कायथा कल्चर की कुछ खास बातें। एक और कल्चर जोन है जो वेस्टर्न दक्कन या नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न दक्कन में, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न दक्कन में एक कल्चर और हमें कैलकोलिथिक कल्चर यहाँ पे इमर्ज हुई। और ये कैलकोलिथिक कल्चर थी सवाल्दा कल्चर। सवाल्दा कल्चर वाज अर्ली कैलकोलिथिक कल्चर। सवाल्दा कल्चर वाज अर्ली कैलकोलिथिक कल्चर। अच्छा, उससे पहले एक चीज जो आप देख रहे हैं जो मालवा रीजन है, तो 2000 BC के आसपास हम यहाँ पे इसको देख ले। 2000 BC के आसपास जो ये जो कायथा कल्चर है वो डिक्लाइन हो गई। और इसके बाद लगभग 1 सेंचुरी तक, 100 साल तक यहाँ पे किसी भी तरह की सेटलमेंट नहीं हुई। और जब यहाँ पे फिर 100 साल के बाद एक नई सेटलमेंट हुई, तो दैट सेटलमेंट रिप्रेजेंटेड आहर कल्चर। आहर कल्चर आपने पिछले स्लाइड में देखा था कि राजस्थान, नॉर्थ साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आहर कल्चर फैली। और 2000 या 1900 BC के आसपास आहर कल्चर की डिक्लाइन हो गई। तो यहाँ पे जो लोग थे वो आसपास के रीजन्स में माइग्रेट होने लगे। तो इसी रीजन में, इसी टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि मालवा रीजन में भी वो लोग आहर कल्चर आपको मालवा रीजन में देखने को मिलेगी। आहर कल्चर वाज फर्दर रिप्लेस्ड बाय ए मोर डोमिनेंट, मोर प्रोमिनेंट मालवा कल्चर। दिस मालवा कल्चर इज लेट कैलकोलिथिक कल्चर, जिसके बारे में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद डिस्कस करेंगे।
वेस्टर्न दक्कन में एक सावलदा कल्चर थी। सावलदा कल्चर के इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे काउथे एक साइट है, और अर्ली फेज ऑफ दाइमाबाद इज ऑल्सो सावलदा कल्चर। दाइमाबाद एक इंपॉर्टेंट विलेज साइट है। दाइमाबाद, नवदा टोली, इनाम गांव, इन सब के बारे में हम लेट कैलकुलेटिक कल्चर्स में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। इनको केस स्टडी बना करके हम कैलकुलेटिक कल्चर को पढ़ेंगे। तो दाइमाबाद की जो अर्ली फेज है वो सावलदा कल्चर रिप्रेजेंट करती है। सावलदा कल्चर की खास बात क्या है? तो सावलदा कल्चर जो हम देखते हैं तो ये एक रिवर वैली के अलोंग है। रिवर वैली के अलोंग है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल साइट भी, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल साइट है। तो ये जो है तापी एंड गोदावरी के बीच है ये साइट, एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्लैक डक्कन सॉइल विच इज फेमस फॉर कॉटन प्रोडक्शन। ब्लैक डक्कन सॉइल विच इज वेरी फर्टाइल ऑल्सो। सो यहाँ पे भी एग्रीकल्चरल सरप्लस है, और ये भी रीजन काफी ज्यादा डेवलप हुई लेट कैलकुलेटिव फेज में। जो टिपिकल पॉटरी है, टिपिकल सवालदा वेयर, टिपिकल सवालदा वेयर इज wheel made chocolate colored, wheel made chocolate colored। और एक रिमार्केबल एस्पेक्ट है इस पॉटरी की, जो सावलदा कल्चर है, सावलदा पॉटरी है, इसका एक रिमार्केबल एस्पेक्ट है कि पॉटरी पे जो डिजाइन्स हैं, डिजाइन्स पेंटेड ऑन पॉटरीज इंक्लूड टूल्स एंड वेपन्स। जो टूल्स, इम्प्लीमेंट्स और वेपन्स हैं वो भी पॉटरीज पे पेंट की जाती थी अलोंग विथ ज्योमेट्रिक एंड नेचुरलिस्टिक डिजाइन्स। तो ये सावलदा कल्चर हमें वेस्टर्न दक्कन में देखने को मिलती है। और इसकी भी जो टाइम लाइन है ये भी अर्ली कैलकुलेटिव कल्चर्स में ही आती है, और ये भी 2500 से 1700 या 1800 बीसी तक चलती रही। तो जब 1700 1800 में ये कल्चर यहाँ डिक्लाइन हो जाती है, तो इसके बाद हम इस वेस्ट दक्कन रीजन में, वेस्टर्न दक्कन रीजन में एक ज़्यादा डोमिनेंट, ज़्यादा प्रोमिनेंट कैलकुलेटिक कल्चर देखते हैं, जॉरवे कल्चर। और जॉरवे कल्चर एक काफ़ी ज़्यादा एक एडवांस्ड डेवलप्ड कल्चर है, but unfortunately this remained to be a village site and could not develop into a full-fledged urban center। तो ये है अर्ली कैलकोलिथिक कल्चर्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विच वर प्योर कैलकोलिथिक। इसके अलावा कैलकोलिथिक कल्चर्स की एक्सपेंशन हमने हर जगह देखी हुई है। साउदर्न इंडिया में हमने देखा है मस्की, पिकलीहाल, हल्लोर, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, टी नरसीपुर, ये सारे रीजन्स, उतनूर, वटगल, कुपगल, पय्यमपल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका रीजन में हमने न्यूलिथिक के साथ साथ कैलकोलिथिक कल्चर्स को हमने देखा। ईस्टर्न इंडिया में भी हमने ऑलरेडी न्यूलिथिक कल्चर्स को देखा हुआ था इसी टाइम पीरियड में, और जो 3000 के बीसी के बाद से हम वहाँ पे भी कैलकोलिथिक कल्चर्स के एक्सपेंशन देखते हैं। जो न्यूलिथिक कल्चर्स थी, जो न्यूलिथिक लोग थे, उन्होंने कॉपर को भी अडॉप्ट कर लिया, तो वो न्यूलिथिक कैलकोलिथिक के जो कल्चरल हमारी क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर आ जाती है। नॉर्थ इंडिया में कश्मीर में जो हमने न्यूलिथिक कल्चर देखी थी, तो न्यूलिथिक कल्चर ही वहाँ पे चलती रहेंगी, और आगे चल करके वो मेगालिथिक कल्चर में ट्रांजिशन हो जाएगी उनकी, और वो कैलकोलिथिक फेज में नहीं जाती हैं। इसी टाइम पीरियड में नॉर्थ वेस्ट में क्या चल रही थी, नॉर्थ वेस्ट में क्या चल रही थी? तो जब अर्ली कैलकोलिथिक कल्चर्स शुरू हुए
तो अराउंड द सेम टाइम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में भी, यानी कि 3500 BC ऑनवर्ड्स, ये जो हमारी नियोलिथिक साइट्स थी, इन्होंने कॉपर को यूज करना शुरू कर लिया और कैलकोलिथिक कल्चर स्टार्टेड टू डेवलप इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स आल्सो. But the trajectory, but the growth and development of this Chalcolithic culture in Northwest is different from its development in other regions. And these Chalcolithic cultures in northwestern regions was very advanced, very progressive, and it had almost all the characteristics of an urban feature, but still they were not an urban center. लेकिन इन्होंने कॉपर से भी आगे इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया. कॉपर और टीन को मिला करके इन्होंने ब्रॉन्ज बनाना शुरू कर दिया, जो कि एक मजबूत मटेरियल होती है, कॉपर से भी ज्यादा मजबूत होती है. और ये एक सिविलाइजेशन के दरवाजे पे आकर खड़े हो गए, जिनको हम आगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे. लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स की जो डेवलपमेंट है, कैलकोलिथिक कल्चर्स की डेवलपमेंट, उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम अर्ली हड़प्पन कल्चर्स को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. उम्मीद है कि कैलकोलिथिक कल्चर की ये डायमेंशन आपको समझ में आई होगी. और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इस चैनल से जुड़ सके. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अर्ली हड़प्पन कल्चर को समझेंगे और फिर हम उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन में मूव ऑन कर जाएंगे.